नया पाठ शुरू करेंगे। वह नया पाठ है पार्ट 3, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो ध्यान से समझिए। तो देखिए, हम ज़्यादा अपने साथ कॉपी रखें, यानी कि अपनी नोटबुक और एक पेन रखें, जिसे आप महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट कर लें। आज की जो क्लास है उसका जो सबसे पहला हेडिंग है उसमें आप डालिए धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातुओं के भौतिक गुण। तो देखिए, देखिए यदि हम बात करें तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक और आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने यदि हम इकट्ठे करके देखें तो आप लोग इन चीज़ों में एक चीज़ कॉमन देखेंगे। क्या क्या हो सकती है वो चीज़ कॉमन, मुझे बताइए जरा। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने कि ये सब चीज़ें कठोर होंगी। बिल्कुल सही बात है, धातुएं हैं तो ऑब्वियसली कठोर होंगी। एक दो जो अपवाद हैं उनको छोड़कर। तो देखिए, सबसे पहला जो भौतिक इनका जो गुण है वो होगा, हेडिंग डालिए भौतिक गुण में धातुओं का पहला गुण धात्विक चमक। तो हेडलाइन देखिए, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। तो धातुओं का पहला भौतिक गुण है धात्विक चमक। तो इस प्रकार आप पहले गुण को लिख लीजिए। आपने देखा होगा जब भी आप किसी सतह को काटते हैं, लोहे की सतह को जैसे ही काटा जाता है तो उसकी जो अंदर जो नई सतह निकल कर आती है ताज़ा कटी हुई, वो चमकदार होती है, परंतु कुछ समय रखने के बाद वो मलिन हो जाती है। तो पहली हेडिंग आज के लिए आपने धात्विक चमक। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे दूसरी हेडिंग की। दूसरी आप इस वस्तु दूसरा जो टॉपिक है वह डाल लीजिए, वह टॉपिक है कठोरता। धातुओं का जो महत्वपूर्ण गुण है वह है कठोरता। तो देखिए, इसे समझने के लिए आपने देखा होगा आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा अगर हम लेकर देखें तो यदि आपने कभी देखा है तो इनको चाकू से काटने का प्रयास करते हुए देखा है किसी व्यक्ति को, कि कोई व्यक्ति आयरन यानी कि लोहे की शीट को किसी चाकू से काट रहा है? आपने कभी समझा ऐसा? नहीं हो सकता, ये एक हास्यास्पद बात लगती है। जबकि आप सोडियम धातु को सोचें तो सोडियम धातु को आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। तो याद कीजिए। तो देखिए, धातुओं का अगला गुण है कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, अर्थात प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। अब अपवाद जो है वह है सोडियम और पोटेशियम जो धातु है उससे हम चाकू से काट सकते हैं, याद रखिए। इस प्रकार आप समझिए चीज़ों को। इस प्रकार आप अगला जो गुण है वह लिख लीजिए। इस रंग की हेडलाइन से लिखा गया है आघात वर्धेता। कक्षा 8 में इसका दूसरा नाम भी था आघात वर्धनीयता। थोड़ा सा अंतर है, एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कोई सा भी लिख लें, आघात वर्धता। तो देखिए, आघात वर्धता क्या होता है, लाल रंग से हेडलाइन में देखिए, किसी धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को ही आघात वर्धता कहते हैं। तो आप जो स्टार लगाकर लिखिए, सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धित धातु हैं, अर्थात जिनकी सबसे पतली चादर बन सकती है वह धातुएं आघात वर्धित ज़्यादा होंगी। अतः सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धित हैं। अतः आप समझ गए होंगे कि वर्क बनाने के लिए चांदी और सोने का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, लोहे के कभी वर्क क्यों नहीं बनाए जाते। आपने देखा होगा जो आप मिठाई खाते हैं काजू कतली, आप में से अधिकांश बच्चों की फेवरेट हो सकती है, सही कह रहा हूँ। उस काजू कतली के ऊपर सिर चिपकाई जाती है, या आपने देखा होगा हनुमान जी और आदि के ऊपर लगाई जाती है। तो ये सब चांदी की होती हैं। इतनी पतली चादर बनाना तभी संभव होता है क्योंकि उन दोनों की, सोने और चांदी की आघात वर्धता सबसे ज़्यादा होती है। तो अब तक की कक्षा में हमने पहला गुण देखा धात्विक चमक, दूसरा गुण देखा हमने कठोरता, और तीसरा गुण देखा आघात वर्धकता। आगे चलते हैं हम, धातुओं का अन्य गुण देखिए। चौथा गुण हेडिंग डाल लीजिए, तन्यता। लिख लिया होगा आपने हेडिंग। देखिए, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को ही तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, स्टार लगाकर लिख लीजिए, सबसे अधिक तन्य धातु अर्थात सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, प्रश्न आता है तो उस प्रश्न का उत्तर होता है सोना, अर्थात गोल्ड जो धातु है वह सबसे अधिक तन्य है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ज्वेलरी बनाने के लिए सोने के तारों का ही उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके सबसे पतले तार बनाए जा सकते हैं। देखिए आगे नीचे देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखा गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा
कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यदि अर्थात अगर आप सोने का 1 ग्राम धातु लेकर अगर उसे बार-बार आप उसे निकालते जाएँ वायर मशीन में से वायर बनाने के लिए, तो उसका एक लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है केवल 1 ग्राम धातु से। अतः कहा जाता है कि सोना जो है सर्वाधिक तन्य धातु है। देखिए आगे 5वां गुण लिखेंगे अभी हम, आप हेडिंग डाल करके छोड़ दें केवल। क्या आप कुछ ऐसी धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए होता है? बताइए। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे एल्यूमिनियम, इस्पात, इस्पात अर्थात स्टील। पहले के समय में पीतल के बर्तन भी होते थे, और कुछ जो राजसी लोग होते थे जो चांदी के बर्तनों का खाना खाने में उपयोग करते थे। तो इस प्रकार देखिए, क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? आपने सोचा कभी? तो देखिए, इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट है। एल्युमिनियम या कॉपर का तार लीजिए, एक लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड पर जैसा लगाएं जैसा कि चित्र 3.1 में लगाया गया है। ये देखिए आपने, यहाँ लगाया गया है, ये लगाया गया है तार, देखा आपने? तो एक तार का इधर लैंप कर दिया, जबकि दूसरा सिरा खुला है। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग करते हुए एक पिन चिपका दी हमने। यहाँ देखिए आप इस जगह मोम की सहायता से एक पिन चिपका दी। स्प्रिट लैंप में मोमबत्ती या बर्नर से लैंप के निकट के तार को गर्म किया, और हमने स्प्रिट लैंप से इस तार को यहाँ से गर्म किया। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि ये तार गर्म होता 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 ये मोम यहाँ से पिघल जाएगा। ये मोम यहाँ से पिघल जाएगा, और मोमबत्ती के कारण ये मोम होगा वो पिघल जाएगा, और ये जो कील है वो नीचे गिर जाएगी, पिन जो नीचे गिर जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ बता सकते हैं आप लोग? इसका अर्थ ये हुआ कि धातुओं का एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा स्वतः ही गर्म होने लगता है। धातुओं में ऊष्मा स्थानांतरण का गुण पाया जाता है। ऊष्मा स्थानांतरण का गुण पाया जाता है। क्यों हुआ ये? क्योंकि ऊष्मा धातुएं जो हैं वो क्या हैं? ऊष्मा की सुचालक होती हैं, बहुत अच्छी सुचालक होती हैं, हीट की कंडक्टर होती हैं। देखिए, तो देखिए कि बर्तन क्यों बनाए जाएंगे आप समझ गए होंगे। धातु ऊष्मा के सुचालक हैं। 5वां गुण है सुचालकता। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। अतः सिल्वर और कॉपर जो हैं ऊष्मा के बहुत अच्छे चालक हैं। इनकी तुलना में लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। कहने का अर्थ है ये दोनों ही ये धातु हैं, फिर भी ये ऊष्मा के कुचालक हैं। अपवाद है नीचे, आप अपवाद जरूर लिख लें। आपको मैन फैक्ट से भी ज़्यादा अपवाद याद रखने होते हैं कि मरकरी जो है ऊष्मा का कुचालक है, ये आपको याद रखना है। मरकरी अर्थात पारा, याद रखिए। तो आपने अब तक जो 5 गुण समझे हैं, आगे देखिए। अब धातुओं का हम एक गुण देखेंगे। अब तक हमने देखा ऊष्मा का, अब हम देखेंगे कि धातुएं विद्युत की भी चालक हैं या नहीं हैं, ये देख लेंगे। बताइए आप, हैं या नहीं हैं? मेरे प्रश्न का जवाब सोचिए। आप में से अधिकांश छात्र बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कुछ इधर उधर हो सकते हैं। बिल्कुल हैं, धातुएं ऊष्मा की बहुत अच्छी सुचालक हैं। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जब भी किसी वायर या तार को देखते हैं तो वह हमेशा किसका बना होता है? कि ना किसी धातु का ही बना होता है आंतरिक रूप से। बाहर से उसके ऊपर पीवीसी कोटेड हो सकता है। तो देखिए यहाँ एक बैटरी दी गई है, बैटरी का एक तार हमने यहाँ से जोड़ा और बल्ब पे लगाया, और बैटरी का दूसरा तार यहाँ से में छोड़ दिया और इसमें जोड़ दिया। कहने का अर्थ है हमने बीच में ये जगह खाली छोड़ी है जहाँ हम जिस धातु को या जिस पदार्थ को चेक करना है उससे लगाएंगे। इसे हम समपरिक्षेत्र कहते हैं, या जिसे अंग्रेजी में टेस्टर कहा जाता है। समपरिक्षेत्र कहते हैं, अंग्रेजी में इसे टेस्टर कहा जाता है। तो देखिए, यदि हम इसके अंदर अलग अलग धातुओं के टुकड़े लगाएं या अलग अलग पदार्थों के, जैसे मैंने अगर यहाँ पर एक लोहे का तार लगाया तो बल्ब जलेगा नहीं? बिल्कुल जलेगा। अगर मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम लगाया तो बल्ब जलेगा या नहीं? बिल्कुल जलेगा। परंतु जैसे ही मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का टुकड़ा लगाऊंगा यहाँ इस जगह, तो क्या बल्ब ब्लू करेगा? नहीं करेगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो देखिए, अगला गुण जो है लिखिए, छठा गुण, धातुएं धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो घर में जितने भी आपने तार देखे होंगे, उन तारों के ऊपर दूसरा जो पीवीसी जो छड़ी होती है, उसका कारण क्या है?
क्योंकि उस पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो रबड़ है, और रबड़ क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। देखिए अगला गुण, सातवां गुण, ध्वनिक गुण। लिखा है आपने, देखिए हाइलाइटर लाइन देखिए, कुछ धातुएं, सॉरी, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? अब आप समझ गए होंगे कि यदि स्कूल की घंटी धातु की नहीं बनी होती, अधातु की होती, तो उसे आवाज आना संभव नहीं था, अतः उसे ध्वनिक गुण कहा जाता है। तो इस प्रकार छात्रों, अब तक की कक्षा में हमने जो धातुओं के गुण पढ़े, उसमें हमने पहला गुण धात्विक चमक पढ़ा, दूसरा गुण कठोरता, फिर हमने आघात वर्ध्यता, फिर हमने तन्यता, और उसके बाद ऊष्मा की सुचालकता, और जो अगला गुण था छठा विद्युत की सुचालकता, और सातवां गुण ध्वनिकता पढ़ा। तो इस आधार पर अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम अधातुओं के भौतिक गुणों की बात करते हैं। तो देखिए, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है, ये बात आप याद रख लें हमेशा। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है, याद रख लें। ठोस, द्रव और गैस, तीनों ही अवस्थाओं में अधातुएं पाई जाती हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ब्रोमीन है। इसके अलावा सारी धातुएं या तो ठोस होंगी या फिर गैसें होंगी। तो इस पार्ट में आगे हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, याद कीजिए, लाइन, अधिकांश धातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। आप याद करिए, जब भी अधातु को जल में घोला जाता है, अधातु जब जल में घुलती हैं तो ऑक्साइड बनाती हैं, और यह ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के, याद रखिए। जबकि जो धातुएं होती हैं, उन धातुओं को जल में घोलने पर वह क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, याद रखिए। प्रश्न आता है, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? तो आप कह सकते हैं धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इस पार्ट में आगे हम धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नीचे आज की डीपीपी के प्रश्न दिए गए हैं, ये आज की डीपीपी है। डीपीपी आप जानते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर। पहला प्रश्न, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, उसमें की बहुत अच्छी चालक होती है। आप लिख सकते हैं, अब तक हमने पढ़ लिया है। चाकू से आसानी से कट जाती है, यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ सेकंड लिखा जाएगा। ऊष्मा की कुचालक होती है, ऊष्मा की कुचालक अभी मैंने बताया था। और आघात वर्ध्यता और तन्यता का अर्थ बताइए, दोनों की परिभाषाएं आपको लिखनी है। तो इस प्रकार छात्रों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की कक्षा बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगली कक्षा में हम धातुओं के भौतिक गुण और धात्विक ऑक्साइडों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स।